नमस्कार और आपका स्वागत है हमारी आज की इस गहरी पड़ताल में। आज हम दरवाजे खोल रहे हैं आंतरिक सज्जा यानी इंटीरियर डिजाइन की दुनिया के। लेकिन इसे हम सिर्फ दीवारों के रंग या फर्नीचर के स्टाइल तक ही सीमित नहीं रखेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर वो कैसे हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारे जड़ों और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं की कहानी कहते हैं। हमारे हाथ लगी है सिविल फैक्ट्री गाइडेंस सीरीज की एक दिलचस्प सामग्री जिसका शीर्षक है आंतरिक सज्जा, सांस्कृतिक सामंजस्य और प्रकाश व्यवस्था। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि फारसी, चीनी, दक्षिण एशियाई और एंग्लो सैक्सन जैसी अलग अलग संस्कृतियां अपने रहने की जगहों को खासकर रोशनी, रंग और स्पेस के इस्तेमाल से कैसे एक अनोखा रूप देती हैं। चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है जैसा आपने कहा कि डिजाइन सिर्फ सतह की बात नहीं है। ये अक्सर गहरे सांस्कृतिक मूल्यों और इतिहास की परतों में समाया होता है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे परंपरा और आधुनिकता का संगम होता है और कैसे डिजाइन हमें अपनी जड़ों से जोड़ सकता है, खासकर आज के इस बहुसांस्कृतिक माहौल में। तो फिर अलग अलग संस्कृतियों की पसंद से ही शुरू करते हैं। फारसी संस्कृति में सामग्री बताती है कि रोशनी का इस्तेमाल कमाल का है। वो सिर्फ रोशनी नहीं करते बल्कि रोशनी के साथ खेलते हैं, उसे एक आकार देते हैं। हाँ, पारंपरिक फारसी वास्तुकला में देखिए आपको मिलेंगे प्रकाश कुएं, जिन्हें लाइट वेल्स कहते हैं, जो ऊपर से रोशनी को अंदर खींचते हैं। फिर वो रंगीन कांच वाली औरोसी खिड़कियां हैं। ये लकड़ी की जटिल जालीदार खिड़कियां होती हैं जो प्रकाश को छान कर अंदर लाती हैं और कमरे में रंग भर देती हैं। अच्छा। और हाँ, ज्यामितीय मुगन्स, वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं जो मेहराबों या गुंबदों में होती हैं, ये प्रकाश को इस तरह तोड़ती और फैलाती हैं कि एक बहुत नरम, लगभग जादुई सा माहौल बन जाता है। और जालीदार खिड़कियां भी? हाँ, जालीदार खिड़कियां भी प्रकाश और छाया का गहरा एक बनावट वाला खेल रचती हैं। तो ये सिर्फ रोशनी देना नहीं है, ये एक एहसास पैदा करना है, एक मूड बनाना है। बिल्कुल, ये तत्व ये सिर्फ सजावटी नहीं है। इनका मकसद प्रकाश को नियंत्रित करके, फैलाकर और उसमें बनावट डालकर एक गहरा, कभी-कभी थोड़ा आध्यात्मिक सा माहौल बनाना है। ये दिखाता है कि प्रकाश का इस्तेमाल कैसे सांस्कृतिक मायने ले सकता है। अब सतह की बात करें तो रंगों में फिरोजा, सफेद, काला, गहरा नीला, सुनहरा और लाल रंग खास है। हाँ, ये रंग दिखते कहाँ हैं? ये रंग अक्सर खातमकारी, जो लकड़ी या धातु पर बारीक जड़ाऊ काम होता है, और चमचमाते आईना मोज़ेक में दिखते हैं। और दीवारों पर वो खास तरह की ईंट का काम, अजरकारी, वो भी उनकी पहचान है। अच्छा, तो ये हुई फारसी जटिलता और गहराई। अब चलते हैं चीनी संस्कृति की ओर। सामग्री के अनुसार यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, एकदम अलग। फारसी जटिलता के बजाय यहाँ प्रकृति और सरलता पर जोर है। कम ही ज्यादा है। हाँ, एक तरह से यहाँ आपको ज्यादातर साफ, ज्यामितीय और गोल आकार मिलेंगे। रंग योजना भी बहुत शांत होती है, जैसे फर्नीचर और सजावट में बेज और लकड़ी जैसे तटस्थ रंगों का ज्यादा इस्तेमाल। शोध में शामिल चीनी प्रतिभागियों ने भी अक्सर लकड़ी और सिरामिक से बनी कलाकृतियों को पसंद किया। उनका डिजाइन दर्शन प्रकृति के साथ संतुलन और कम चीजों में सुंदरता खोजने पर आधारित है। दिलचस्प। फारसी डिजाइन जहां जटिलता से आध्यात्मिकता जगाता है, वहीं चीनी डिजाइन चरम सादगी से सुकून हासिल करता है। दो संस्कृतियां विपरीत रास्तों से संतुलन खोज रही हैं। अब दक्षिण एशियाई घरों की तरफ देखें तो वहां क्या कहानी है? दक्षिण एशियाई संदर्भ में शोध बताता है कि बहुदिशात्मक और बनावट वाली रोशनी ज्यादा पसंद की जाती है। हाँ। रोशनी कई तरफ से आए और उसमें थोड़ी बनावट हो। और रंग, दक्षिण एशिया और रंग तो जैसे एक दूसरे के पर्याय हैं। हाँ, बिल्कुल। चटक, जीवंत रंग यहाँ की संस्कृति की ऊर्जा और जिंदगी का जश्न मनाते हैं। आपको दीवारों पर या कपड़ों पर मेहंदी डिजाइन जैसे पैटर्न, जमीन पर बनी खूबसूरत रंगोली और मुगल वास्तुकला से प्रेरित जाली का काम देखने को मिलेगा। हाँ, जाली। वो फिर से प्रकाश और छाया का खेल रचता है ना? हाँ ना, बिल्कुल।
और दिलचस्प बात ये भी है कि कई दक्षिणी एशियाई घरों में, जैसा सामग्री में जिक्र है, तुर्की लैम्प जैसी बहुसांस्कृतिक चीजें भी दिखती हैं। अच्छा, ये शायद दिखाता है कि संस्कृतियां कैसे एक दूसरे से लेन देन करती हैं। हाँ, ये वैश्विक प्रभावों के प्रति खुलेपन का संकेत हो सकता है। दक्षिण एशियाई संदर्भ में रंग और पैटर्न सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि वो सांस्कृतिक जीवंतता, उत्सव और पहचान के प्रतीक। जाली का काम फारसी परंपरा की तरह ही स्थान में गहराई जोड़ता है, लेकिन अक्सर ज्यादा चटकीले वाइब्रेंट रंग पैलेट के साथ। और आखिर में एंग्लो सैक्सन संस्कृति। यहाँ प्रकाश व्यवस्था का नजरिया फिर अलग है। सामग्री कहती है कि यहाँ वास्तुशिल्प रूप से एकीकृत प्रकाश व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान है। मतलब? सही कहा, मतलब रोशनी के स्रोत को छुपा दिया जाता है, जैसे अलमारियों के अंदर लाइट लगा दी, शेल्फ के नीचे या दीवारों और छत के बीच बनी वैलेंसेस में। अच्छा, ताकि लाइट दिखे नहीं, सिर्फ रोशनी आए। हाँ, और स्काईलाइट्स यानी छत की खिड़कियां भी आम है, ताकि प्राकृतिक रोशनी ज्यादा से ज्यादा अंदर आ सके। सौंदर्य शास्त्र की बात करें तो समकालीन यानी कंटेम्पररी लुक, साफ ज्योमेट्री और गोल आकार और तटस्थ रंग जैसे सफेद, काला, धात्विक रंग और पीले भूरे रंग का संयोजन ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ डिजाइन ज्यादा कार्यात्मक और साफ सुथरा है, जिसमें प्रकाश व्यवस्था जैसे इमारत का ही एक अदृश्य हिस्सा बन जाती है। हाँ, और एंग्लो सैक्सन प्रतिभागियों में उनकी अपेक्षाओं और वास्तविक प्राथमिकताओं के बीच काफी समानता भी पाई गई। डिजाइन अक्सर नरम, बिना बनावट वाले प्रकाश और बिना ज्यादा तामझाम वाले क्लीन एकीकरण पर केंद्रित होता है। वाकई ये देखना कितना दिलचस्प है कि अलग अलग संस्कृतियां रोशनी और खूबसूरती को कितने अलग नजरिए से देखती हैं। हर एक का अपना अंदाज, अपनी फिलॉसफी। बिल्कुल, और ये हमें डिजाइन के एक और बेहद शक्तिशाली पहलू पर ले जाता है, सांस्कृतिक नॉस्टैल्जिया जगाने की क्षमता। नॉस्टैल्जिया यानी वो पुरानी यादें, घर की याद। हाँ, वो मीठी सी याद या एक इमोशनल खिंचाव जो हमें अपने घर, अपनी जड़ों से जुड़ी चीजों, कलाकृतियों या रस्मों को देखकर महसूस होता है। जैसे आजकल बायोफिलिक डिजाइन की बहुत बात होती है, जो हमें प्रकृति से, पेड़ पौधों, प्राकृतिक रोशनी से जोड़कर तनाव कम करने में मदद करता है। क्या सांस्कृतिक तत्व भी कुछ ऐसा ही करते हैं? हाँ, बिल्कुल। डिजाइन में सांस्कृतिक तत्वों का समावेश भावनात्मक रूप से बहुत बहुत फायदेमंद हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना देश छोड़कर कहीं और बसे हैं, मतलब अप्रवासियों के लिए। जब वे अपने नए घर में अपनी संस्कृति से जुड़ी कोई पारंपरिक कलाकृति, कोई पैटर्न, कोई रूपांकन या अपनी जानी पहचानी वास्तुकला का कोई अंश देखते हैं, तो उनमें अपनेपन की एक गहरी भावना पैदा हो सकती है। हाँ, वो कनेक्शन महसूस होता होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ घर को सुंदर बनाना नहीं है, ये हमारी उस बुनियादी मानवीय जरूरत को पूरा करने में मदद करता है जहां हम एक सार्थक और जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हैं। बिल्कुल। सोचिए कोई विदेश में रह रहा और उसे अपने घर में दादी के घर की याद दिलाता कोई पैटर्न या कोई पारंपरिक चीज दिख जाए, वो जुड़ाव कितना गहरा होगा। और यहीं पे बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सामग्री में प्रॉक्सिमिक्स नाम के एक सिद्धांत का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, प्रॉक्सिमिक्स इस शब्द को एडवर्ड हॉल ने 1963 में दिया था। ये इस बात का अध्ययन है कि हम इंसान अपने आसपास की जगह यानी स्पेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उससे कैसे जुड़ते हैं। सिर्फ शारीरिक दूरी, जैसे कितना पास खड़े होना है? नहीं, उससे कई ज्यादा। ये सिर्फ शारीरिक दूरी की बात नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम अपने भौतिक वातावरण को कैसे महसूस करते हैं, खासकर रंग और रोशनी जैसी चीजों के जरिए। और इसमें हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है, मतलब हमारी संस्कृति कैसे तय करती है कि हम स्पेस के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। अच्छा, मतलब हर संस्कृति का स्पेस को लेकर अपना एक अलग नजरिया होता है। हमारे पर्सनल स्पेस की सीमाएं या हम कमरे को कैसे व्यवस्थित करते हैं, ये सब। बिल्कुल, अलग अलग संस्कृतियों के लोग स्पेस को अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इंटीरियर डिजाइन के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग अपने स्पेस को कैसे व्यवस्थित करते हैं और रोशनी और रंग जैसे तत्व उनके भावनात्मक आराम और कामकाज को कैसे प्रभावित करते हैं। ये खासकर अप्रवासी समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उस जगह से अलग हो सकती है जहां वे अब रह रहे हैं। चलिए इन तत्वों, रंग पैलेट, पैटर्न, रूपांकन और कलाकृतियों पर थोड़ी और गहराई से नजर डालते हैं। जैसा हमने पहले भी थोड़ा जिक्र किया, हर संस्कृति का अपना एक खास रंग पैलेट है। हाँ, फारसी में वो गहरे और शाही रंग, फिरोजा, सफेद, काला, गहरा नीला, सुनहरा, लाल।
दक्षिण एशियाई में जिंदगी से भरपूर चटक रंग, लाल, हरा, नारंगी, गुलाबी, नीला, सुनहरा, भूरा। दक्षिण एशियाई में जिंदगी से भरपूर चटक रंग, चीनी संस्कृति में लाल, काला, सुनहरा तो है ही, पर साथ में प्रकृति से जुड़े बेज और सफेद जैसे शांत रंग भी हैं। वो सरलता दर्शाते हैं। दक्षिण एशियाई में जिंदगी से भरपूर चटक रंग, और एंग्लो सैक्सन में लाल, जैतून हरा, पीला, सुनहरा, भूरा, काला, बेज, सफेद जैसे रंगों का मिश्रण दिखता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो सामग्री में बताई गई है। हाँ, वो ये कि लोग अपनी पसंदीदा रंगों को अक्सर पूरे कमरे पर पेंट करने के बजाय छोटे सामान या साज सज्जा यानी एक्सेसरीज के जरिए जाहिर करते हैं। जैसे कुशन कवर बदल लिए, पर्दे लगा दिए, कोई रंगीन कालीन बिछा लिया या कोई पेंटिंग या कलाकृति रख ली। ये शायद एक तरीका है आधुनिक घरों की, जो अक्सर तटस्थ पृष्ठभूमि होती है, उसके साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को संतुलित करने का। मतलब पूरी दीवार लाल करने के बजाय एक लाल लैम्प शेड रख लिया। हाँ, ये समझ आता है। और पैटर्न और रूपांकनों यानी मोटिव्स की बात करें तो फारसी और दक्षिण एशियाई संस्कृतियों में जटिल फूलों वाले और ज्यामितीय पैटर्न बहुत अहमियत रखते हैं, जैसे मेहंदी या रंगोली के डिजाइन में दिखते हैं। बहुत बारीक और विस्तृत। बिल्कुल। वहीं चीनी और एंग्लो सैक्सन डिजाइन में साफ सुथरे ज्यामितीय और गोल आकार ज्यादा नजर आते हैं। और जाली का काम, जैसा हमने पहले भी कहा, वो कई संस्कृतियों में रोशनी और छाया के खेल के लिए एक पसंदीदा तरीका है, चाहे वो फारसी हो या दक्षिण एशियाई। और फिर आती हैं कलाकृतियां यानी आर्टिफैक्ट्स। ये तो हर घर की कहानी कहती है। सही कहा। ये सिर्फ सजावटी चीजें नहीं होती। पारंपरिक फर्नीचर का कोई टुकड़ा, कोई पुराना मोमबत्ती स्टैंड, कोई पेंटिंग, कालीन, दीवार पर टंगी टेपेस्ट्री, धार्मिक मूर्तियां, यहाँ तक कि रसोई के पारंपरिक बर्तन भी, ये सब हमारी कहानी कहते हैं। फारसी खातमकारी और आईना मोज़ेक का बारीक काम, चीनी लकड़ी और सिरेमिक की सादगी भरी सुंदरता, या दक्षिण एशियाई घरों में दिखने वाले रंग बिरंगे तुर्की लैंप, ये सब सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान और व्यक्तिगत यात्राओं के प्रतीक हैं। तो ये चीजें सिर्फ जगह को नहीं भरती बल्कि उसमें एक सांस्कृतिक कहानी बुनती हैं, उसमें एक परत जोड़ती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक अहम सवाल उठता है, और ये शोध में भी सामने आया है, खासकर अप्रवासी समुदायों के संदर्भ में। क्या सवाल? कि उनकी जो सांस्कृतिक अपेक्षाएं हैं और जो आधुनिक घरों की हकीकत है, उसके बीच अक्सर एक फासला, एक गैप नजर आता है। अच्छा, किस तरह का फासला? शोध बताता है कि फारसी, चीनी और दक्षिण एशियाई अप्रवासियों की रोशनी को लेकर जो प्राथमिकताएं होती हैं, जैसे हमने बात की तेज बनावट वाली रंगीन रोशनी, वो अक्सर उन घरों में मिलने वाले विकल्पों से अलग होती हैं जिनमें वे रहते हैं। आजकल के घर कैसे होते हैं? ज्यादातर ऑफ वाइट या सफेद दीवारें, बिना बनावट वाली रोशनी, प्राकृतिक या एकीकृत प्रकाश व्यवस्था। हाँ, तो मतलब जो उन्हें पसंद है वो शायद उन्हें अपने नए घर में मिलता नहीं है। सामग्री में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया गया है ना? हाँ बिल्कुल। एक दक्षिण एशियाई प्रतिभागी ने बताया कि उन्होंने एक लाल रंग की लालटेन खरीदी क्योंकि उन्हें वो रंग पसंद था और वो उनकी संस्कृति की याद दिलाता था, एक नॉस्टैल्जिया का भाव था। लेकिन उन्होंने उसे अपने लिविंग रूम में इस्तेमाल नहीं किया, जो कि ज्यादातर तटस्थ रंगों में सजा था। क्यों? क्योंकि वो लालटेन वहाँ की मौजूदा रोशनी और सजावट के साथ उनके हिसाब से मेल नहीं खा रही थी, वो अलग थलग लगती। तो मतलब वो सांस्कृतिक जुड़ाव या नॉस्टैल्जिया अक्सर कुछ सतही चीजों या कलाकृतियों तक ही सिमट कर रह जाता है। हाँ, ऐसा लगता है। घर का जो मूल डिजाइन है, खासकर रोशनी की व्यवस्था, वो शायद उनकी सांस्कृतिक संवेदनशीलता या जरूरतों से पूरी तरह मेल नहीं खाता। और शोध ये भी इशारा करता है कि समकालीन कनाडाई स्थान जहां ये अध्ययन हुआ, इन अप्रवासियों की प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी संवेदनशीलता और जरूरतों को पूरी तरह से संबोधित नहीं कर पा रहे हैं। एक तरह का डिस्कनेक्ट है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर हमें ऐसे घर बनाने हैं जो ज्यादा समावेशी हों, जो अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को अपना सा लगे, तो हम सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील प्रकाश व्यवस्था कैसे डिजाइन कर सकते हैं? शोध कुछ रास्ते सुझाता है ना? हाँ, कुछ प्रमुख विचार हैं जिन पर डिजाइनर ध्यान दे सकते हैं। पहला, बहुसांस्कृतिक प्राथमिकताओं को समझना और उन्हें डिजाइन में जगह देना। इसका मतलब है एक ही डिजाइन में अलग अलग सांस्कृतिक कलाओं और सौंदर्य शास्त्र के तत्वों को शामिल करने की कोशिश करना। ये दिखाता है कि अलग अलग समूह एक दूसरे की संस्कृतियों की सराहना कर सकते हैं, एक फ्यूजन अप्रोच। ओके। दूसरा, प्रकाश के रंग में विकल्प देना।
ऐसे लाइटिंग सिस्टम बनाना जिसका रंग तापमान बदला जा सके। मान लीजिए 2700 केल्विन जो गर्म पीली रोशनी होती है से लेकर 5700 केल्विन जो ठंडी नीली सफेद रोशनी होती है तक। इससे लोग अपनी पसंद और मूड के हिसाब से रोशनी का रंग चुन सकें। ये तो आजकल स्मार्ट लाइटिंग में होता भी है। और रोशनी के फैलाने या उसकी बनावट के बारे में, क्योंकि वो भी तो अहम मुद्दा था। हाँ, वो तीसरा बिंदु है, प्रकाश विसरण और बनावट में लचीलापन। लोगों को ये चुनने का विकल्प देना कि उन्हें नर्म फैली हुई रोशनी चाहिए जैसे एंग्लो सैक्सन पसंद, या सीधी बनावट वाली रोशनी जैसा फारसी और दक्षिण एशियाई पसंद में देखा गया। शायद एक ही लैंप में दोनों ऑप्शन हो। अच्छा, और चौथा रूप और शैली में विविधता लाना। डिजाइन में ज्यामितीय, जैविक यानी ऑर्गेनिक जो प्रकृति से प्रेरित हो, और फूलों वाले आकारों का मिश्रण शामिल करना ताकि वह समकालीन भी लगे और बहुसांस्कृतिक भी, मतलब सिर्फ एक ही स्टाइल ना हो। पांचवा, सामग्री का चुनाव। लकड़ी, धातु, एक्रिलिक और कांच जैसी सामग्री ज्यादातर संस्कृतियों में पसंद की जाती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। ये ज्यादातर लोगों को अपील करती हैं। और छठा, स्थिर रंगों का चुनाव, मतलब लैंप या फिक्सचर के बाहरी हिस्से के लिए काले, सफेद, धात्विक, तटस्थ या मिट्टी जैसे रंगों को प्राथमिकता देना, जो ज्यादातर सजावट के साथ आसानी से चल जाते हैं। इन विचारों पर आधारित कुछ डिजाइन कॉन्सेप्ट्स भी विकसित किए गए हैं, जैसा सामग्री में बताया गया है। हाँ, सामग्री में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे द बैलेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट जो चीनी यिन यांग के संतुलन के विचार से प्रेरित है। इसमें फैली हुई और सीधी दोनों तरह की रोशनी का इंतजाम है, साथ ही बनावट वाली रोशनी का भी। अच्छा, तो ये कई जरूरतें पूरी करता है। हाँ, इसमें लकड़ी, धातु, एक्रिलिक जैसी सामग्री का इस्तेमाल है और फारसी या दक्षिण एशियाई पैटर्न के जरिए बनावट वाली रोशनी मिलती है, लेकिन इसका ओवरऑल रूप समकालीन है। और मोज़ाइक, वो कैसा है? मोज़ेक एक और कॉन्सेप्ट है। इसमें एक एंग्लो सैक्सन ढांचे के अंदर फारसी, दक्षिण एशियाई और चीनी तत्वों का मिश्रण है। ये भी अलग अलग तरह की रोशनी देता है, फैली हुई, सीधी, बनावट वाली, एक तरह का सांस्कृतिक कोलाज। और तीसरा कॉन्सेप्ट इंटरैक्शन है, जिसमें घूमने वाले पैटर्न वाले लकड़ी के हिस्से हैं। ये उपयोगकर्ता को, मतलब जो घर में रह रहा है, उसे खुद रोशनी और छाया के साथ खेलने का मौका देता है, जिससे एक ज्यादा गतिशील और व्यक्तिगत अनुभव मिलता है। वो अपनी मर्जी से माहौल बदल सकता है। तो इन समावेशी डिजाइनों का मकसद सिर्फ रोशनी देना नहीं, बल्कि लोगों को अपने घरों में अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस कराना है, ताकि उनका घर सिर्फ रहने की जगह ना रहे, बल्कि उनकी पहचान का, उनके कंफर्ट का एक हिस्सा बन जाए। बिल्कुल, और ये उन्हें अपने घर में ज्यादा सकारात्मक और सहज महसूस करने में मदद कर सकता है। जुड़ाव महसूस करना बहुत जरूरी है। तो आज हमने देखा कि इंटीरियर डिजाइन सिर्फ सतह की सुंदरता नहीं, बल्कि कितना गहरा और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। ये हमारी पहचान, हमारी भावनाओं और अपनेपन की हमारी तलाश से जुड़ा है। ये इस बारे में है कि कैसे हम परंपरा और आधुनिकता के बीच एक पुल बना सकते हैं, खासकर आज के दौर में जहां संस्कृतियां लगातार मिल रही हैं और घुल मिल रही हैं। और अंत में एक विचार जो शायद सोचने पर मजबूर करे, अगर हम इन सांस्कृतिक डिजाइन प्राथमिकताओं को व्यक्तिगत घरों से आगे ले जाएं, तो इनकी समझ हमें सार्वजनिक स्थानों, दफ्तरों या यहाँ तक कि शहरों की योजना बनाने में कैसे मदद कर सकती है। मतलब सार्वजनिक जगहों को भी ज्यादा समावेशी बनाना। हाँ, क्या हम ऐसे माहौल बना सकते हैं जो वाकई ज्यादा समावेशी हों और अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों का बेहतर ढंग से सम्मान करते हों? शायद अगली बार जब हम किसी नई जगह पर कदम रखें, तो उसे इस नजरिए से देखने की कोशिश करें। वो जगह हमें अपनी कहानी कैसे सुना रही है, उसकी रोशनी, उसके रंग, उसकी बनावट क्या कह रही है।